ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब सोवियत यूनियन का पोलैंड पर हमला करने के बाद वो कई लोगों को कैदी बना लेते हैं। उन्हीं में से एक आर्मी ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है यानुश। वो उस पर कई इल्जाम लगाते हैं और पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं, पर वो मना कर देता है। तभी वहीं पर बैठे हुए ऑफिसर उसे कहते हैं इसे अंदर लेकर आओ, पर वो वहाँ पर एक लेडी को लेकर आते हैं। वो ऑफिसर उससे पूछता है क्या तुम इस आदमी को जानती हो? वो बोलती है हाँ, ये मेरा हस्बैंड है। वो यानुश से पूछता है कि क्या तुम इस बात को मानते हो? तो वो कहता है कि हाँ, ये मेरी वाइफ है। इसके बाद वो ऑफिसर उसकी वाइफ से ये पूछता है कि इसके बारे में तुम और क्या जानती हो? तब वो कहती है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करता है और ये दूसरे मुल्कों में जासूसी करते हैं। ये सुनकर यानुश को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो जानता है कि वो मजबूर है। इस बयान के बाद साल 1940 में यानुश को 20 साल के लिए सजा दी जाती है और उसे साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल ऐसी जगह पे बनी होती है जहाँ से कोई भी गलती से भागने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ मौत है, क्योंकि यहाँ से कई किलोमीटर दूर सिर्फ जंगल और बर्फ है। जेल में पहुँचने के बाद यानुश के साथ जितने भी नए कैदी होते हैं उन सबको वहाँ का एक ऑफिसर बताता है कि सिर्फ ये जेल ही तुम्हारी जेल नहीं है, बल्कि यहाँ का पूरा इलाका तुम लोगों के लिए जेल है, क्योंकि यहाँ कई हजार किलोमीटर तक सिर्फ जंगल और बर्फ है और कुदरत किसी पर भी रहम नहीं करती। और वो ऑफिसर कहता है कि अगर कुदरत ने भी तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया तो जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि यहाँ हर एक कैदी पर इतना इनाम है कि तुम्हें कोई भी मारने से चुकेगा नहीं। इसके बाद जब वो खाना खाने के लिए लाइन में लगते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ा होता है और जब वो अपना खाना लेकर जा रहा होता है तो उसके हाथ से एक रोटी का टुकड़ा गिर जाता है और तभी अचानक एक दूसरा बुजुर्ग उसके ऊपर झपटता है, लेकिन वो उसके ऊपर अपना पैर रखकर अपना टुकड़ा उठा लेता है। यानुश ये देख रहा होता है और वो अपना खाना उस बुजुर्ग आदमी को दे देता है जो अभी दूसरे का खाना उठाने की कोशिश कर रहा था। अब जिसका ये खाना उठाने की कोशिश कर रहा होता है वो बुजुर्ग बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? तुम यहाँ आधे राशन में नहीं जिंदा रह सकते। यानुश कहता है कि इसकी उम्र तो देखो। वो बूढ़ा बोलता है कि मेरी भी उम्र हो गई है, लेकिन सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन ये जिंदा नहीं रहेगा। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यानुश के पास एक और आदमी आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है? यानुश बोलता है कि 20 साल की। यानुश उससे पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है? तब वो आदमी बोलता है कि 10 साल की। यानुश उस आदमी से बोलता है कि क्यों? वो आदमी बताता है कि मैं एक्टर था और एक फिल्म में मैंने अमीर आदमी का एक कैरेक्टर किया था और इस फिल्म में मैंने उस अमीर आदमी को कुछ ज्यादा ही अमीर आदमी बना दिया था और इसलिए मुझे 10 साल की सजा हुई है। यानुश बोलता है कि एक्टिंग के लिए 10 साल की सजा? वो कहता है कि हाँ, यहाँ ऐसा ही है। यानुश उससे पूछता है कि क्या आज तक कोई इस जेल से भागा है? वो कहता है कि आज तक यहाँ से कोई नहीं भागा और तुम भी मत सोचो, अगर भागने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। इस जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, जिनमें क्रिमिनल्स और सीरियल किलर्स भी होते हैं। अब कुछ दिन गुजरते हैं और जो एक्टर होता है वो यानुश को एक रास्ता दिखाता है और कहता है कि ये भागने का रास्ता है और मैं बहुत दिनों से तुम्हारे जैसे साथी की तलाश कर रहा था जिसके अंदर हिम्मत हो और यहाँ से भाग सके। यानुश बोलता है कि हम जाएंगे कहाँ? चारों तरफ तो सोवियत यूनियन है और एक तरफ जर्मन है। तब वो कहता है कि हम नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके हम मंगोलिया पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें सर्दियाँ खत्म करने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो बाहर हम ठंड से मारे जाएंगे और साथ ही हमें बहुत सारा खाना इकट्ठा भी करना पड़ेगा, क्योंकि सफर बहुत ही लंबा है। मंगोलिया यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है। यहाँ ये सभी इस जेल में लकड़ी काटने का काम करते हैं। ये लोग जंगल जाते हैं, वहाँ लकड़ियाँ काटते हैं और फिर वापस जेल आते हैं। अब एक दफा जब ये वापस आ रहे होते हैं तो बर्फ की तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि वहीं पर ही 3-4 लोग मारे जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम मिस्टर स्मिथ होता है। वो बोलता है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन उनका जो इंचार्ज होता है वो बोलता है कि नहीं, हमें यहीं रुकना होगा, हम जंगल में नहीं जा सकते, क्योंकि उसे पता होता है कि जंगल से कैदी भाग सकते हैं। लेकिन मिस्टर स्मिथ उसकी बात नहीं मानते और वो वहीं जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तब वो इंचार्ज मिस्टर स्मिथ को बोलता है कि रुको, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन मिस्टर स्मिथ नहीं रुकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। इसके बाद उनका इंचार्ज बोलता है कि सब जंगल की तरफ चलो। इसके बाद वो सब के सब जंगल की तरफ चले जाते हैं और इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। अगले दिन वो इन सबको बुलाते हैं और लाइन में खड़ा करते हैं और एक आदमी आता है जो इनका ऑफिसर होता है। वो मिस्टर स्मिथ को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तुम बाहर आओ। और वो ऑफिसर ऐसा करके कई लोगों को बाहर निकालते हैं, जिनमें यानुश भी होता है। मिस्टर स्मिथ कहता है कि कल ही मार दिया होता तो अच्छा होता, ये हमें खदान भेज रहे
हैं और वहाँ सिर्फ मौत है। असल में वहाँ सिर्फ पॉल्यूशन है और मौत के सिवाय उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिल सकता। अब जब वहाँ पर वो लोग काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर यानुश को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसे अपना घर दिखाई देता है और घर के बाहर एक पत्थर होता है जिसके नीचे एक चाबी होती है और वो उस पत्थर को उठाकर उससे चाबी निकाल कर घर के अंदर चला जाता है। तब वहाँ पर एक गार्ड होता है, वो यानुश को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर स्मिथ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। मिस्टर स्मिथ यानुश को बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो गार्ड तुम्हें गोली मार सकता था। यानुश बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं एक एक्टर को जानता हूँ जिसके पास प्लान है। लेकिन मिस्टर स्मिथ कहता है कि वो झूठा है, क्योंकि जब मैं यहाँ नया नया आया था तो उसने भी मुझसे यही बोला था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यानुश कहता है कि तुम मेरे साथ चलने के लिए क्यों तैयार हो? तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ। यानुश कहता है कि क्या? वो कहता है कि तुम्हारी इंसानियत। असल में ये बूढ़ा आदमी वो आता है जब शुरू में इसके हाथ से खाना गिर गया होता है और दूसरा बूढ़ा आदमी इसका खाना छीनने की कोशिश करता है और ये उसे अपने पैर से दबा लेता है और तब यानुश उस दूसरे बूढ़े आदमी को अपना खाना दे देता है। तो इसीलिए उसे पता होता है कि मैं चोटिल हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा तो यानुश मेरी मदद करेगा। अब धीरे धीरे ये 7 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं, जिसमें एक यानुश होता है, मिस्टर स्मिथ होता है, एक क्रिमिनल होता है, एक आर्टिस्ट होता है और एक एक्टर होता है और एक और आदमी जिसको रात में नहीं दिखता और इनके साथ एक और आदमी होता है। यानी कि ये टोटल 7 लोग होते हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं। एक दिन बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं, तभी यानुश बोलता है कि आज रात को यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पैरों के निशान अपने आप ही मिट जाएंगे और गार्ड्स को पता भी नहीं चलेगा कि हम किस तरफ गए हैं। अब उस रात को ये लोग जनरेटर बंद कर देते हैं, लेकिन जनरेटर सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद हो सकता है और इन 10 मिनटों में वो वहाँ से लोहे की तारें काट कर ये सातों के सातों लोग वहाँ से फर्रार हो जाते हैं। और जब ये बात उन गार्ड्स को पता चलती है तो वो गार्ड्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन उस रात हवाएं बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं, इसलिए गार्ड्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। इसीलिए वो गार्ड्स उनके पीछे कुछ कुत्ते छोड़ देते हैं। ये सब के सब भाग रहे होते हैं और उनके पीछे कुत्ते होते हैं। हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इन्हें आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। तब यानुश क्रिमिनल से कहता है कि तुम मुझे अपना चाकू दो। यानुश उस चाकू की मदद से पेड़ की खाल को काटकर उससे अपने लिए मास्क बनाते हैं ताकि उनके चेहरे पर ठंडी हवाएं ना लगें और वो आगे बढ़ सकें। अब वो सभी लोग मास्क पहनकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और पूरी रात चलते चलते सुबह तक वो साइबेरिया की जेल से बहुत ही दूर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर बर्फ इतनी गहरी होती है कि गार्ड्स का पहुंचना वहाँ पर काफी मुश्किल होता है। इसके बाद वो सब रुक के देखते हैं कि इनके पास खाने के लिए क्या क्या है। इनके पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का राशन होता है और इनका सफर बहुत ही लंबा है। मिस्टर स्मिथ यानुश को बोलता है कि तुमने इस क्रिमिनल पर भरोसा करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही बेरहम होता है और जेल में इसने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि इसे उसका स्यूटर चाहिए था। तब यानुश बोलता है कि उसके पास चाकू है और हमें उसके चाकू की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब यानुश उन्हें शेडो की मदद से रास्ता दिखाता है। उन्हें नॉर्थ की तरफ जाना है क्योंकि उन्हें साइबेरिया का बॉर्डर क्रॉस करना है और इसके बाद उन्हें मंगोलिया पहुंचना है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। अब रात होने वाली होती है और ये सब लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। अब वो लोग बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए, अगर हम लोगों को खाना नहीं मिला वरना हम चल नहीं पाएंगे। तब इनमें से एक बोलता है कि मैं जाल बिछा सकता हूँ, हम शिकार पकड़ सकते हैं। यानुश कहता है कि नहीं, हमें लगातार चलना होगा, हम एक जगह पर इतना वक्त नहीं बिता सकते। जो क्रिमिनल होता है वो बोलता है कि हम गाँव चलते हैं, वहाँ पर हमें खाना मिलेगा। तभी यानुश बोलता है कि हमें वहाँ पर कोई खाना नहीं मिलेगा, बल्कि हम वहाँ पर पकड़े जाएंगे। लेकिन क्रिमिनल कहता है कि हम वहाँ से चुरा लेंगे, लेकिन उसकी बात से वहाँ पर कोई भी मुतमिन नहीं होता। यानुश कहता है कि रात होने वाली है और आज रात ठंड बहुत ही ज्यादा होगी, सबको बहुत सारी लकड़ियाँ लेके आनी है। और इसके बाद सब लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं। अब इनमें से एक आदमी होता है जिसको रात में नहीं दिखता। वो जब लकड़ियाँ लेकर आ रहा होता है तब वो रास्ता भूल जाता है और सब लोग जब वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि इनमें से एक आदमी कम है। दरअसल इन लोगों को नहीं पता होता कि वो रात को नहीं देखता, बस एक ही आदमी को पता होता है। वो बोलता है कि वो रात को नहीं देखता। इसके बाद वो सभी लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जब सुबह होती है तो वो आदमी इनसे थोड़ी ही दूरी पर बैठा होता है जो जमकर मर चुका होता है। इसके बाद ये सब उसे वहीं पर ही दफना देते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं। अब इन्हें चलते चलते कई दिन गुजर चुके हैं और बर्फीला इलाका पीछे छूट चुका है। ये जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब भूखे हैं और कमजोर हैं और अब इन सबको लगता है कि ये नहीं बचेंगे। हालांकि ये जिस झील तक पहुंचना चाहते थे प्लान के मुताबिक इन्हें एक हफ्ता पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये वहां से बहुत ही दूर होते हैं। एक दिन जब ये सभी सो रहे होते हैं तो उन्हें कुछ जानवरों की आवाजें आती हैं और जब ये उन आवाजों की तरफ जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि कुछ
कुछ भेड़ियों ने वहाँ पर शिकार किया होता है। ये फौरन उस तरफ भागते हैं और उन भेड़ियों को वहाँ से भगाते हैं और उस शिकार को ये लोग जानवरों की तरह खाते हैं, क्योंकि ये सभी बहुत भूखे होते हैं और अगर ये लोग नहीं खाएंगे तो ये लोग मारे जाएंगे। इसके बाद यानुश ये तय करता है कि वो अकेला ही आगे जाकर रास्ता देखेगा, क्योंकि ये सब नहीं चल सकते, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। अब यानुश निकलने से पहले सबको ये बताता है कि अगर मैं एक हफ्ते के अंदर वापस लौट नहीं आया तो समझो मैं मर चुका हूँ। इसके बाद यानुश वहाँ से चला जाता है। उसे सफर में बहुत ही तकलीफें हो रही होती हैं। वो बहुत ही ज्यादा भूखा और कमजोर है और आगे अभी भी बहुत सारा रास्ता, लेकिन यानुश चलता जाता है और अब वो चलते चलते मौत के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। दोबारा से उसे हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं और उसे वही अपना घर दिखाई देता है और वो पत्थर भी जिसके नीचे चाबी है। लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने दोस्तों तक पहुंच जाता है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ से 3 दिन के रास्ते पर वो झील है जहाँ पर हमें पहुँचना है, और ये बोलते ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब यानुश की सुबह तक तबीयत ठीक हो जाती है तो वो लोग आगे का सफर तय करते हैं। अब जब वो झील की तरफ जा रहे होते हैं तो उन लोगों को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, और जब वो उसे पकड़ते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वो एक लड़की है। वो लड़की बताती है कि मैं रशियन से भाग रही हूँ। वो चाहती है कि वो उनके साथ जाए, लेकिन सब मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास खाना बहुत ही कम होता है और वो लोग नहीं चाहते कि इनके साथ कोई और आए। इसीलिए वो लोग उस लड़की को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब वो लोग झील पर पहुँचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर दलदल में एक जानवर फंसा हुआ है, पर ये लोग उस जानवर को मार देते हैं। अब इनके पास बहुत सारा खाना है। तभी इनमें से एक आदमी को याद आता है कि वो लड़की भी भूखी है और वो उसे तलाशने जाता है और बहुत ढूंढने के बाद वो रात तक उस लड़की को वापस ले आता है और अब ये लोग उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद ये सभी लोग बहुत ही सारा खाना खाते हैं और रात को चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि आज उन्होंने बहुत हफ्तों के बाद पेट भर खाना खाया है। अगले दिन एक बार फिर से ये अपना सफर जारी रखते हैं। इनके साथ जो लड़की होती है शुरू में इनसे वो काफी झूठ बोलती है, लेकिन बाद में वो सब कुछ सच बता देती है। अब कुछ दिनों के बाद ये मंगोलिया के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और अभी तक इन्हें सफर में बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा सफर था जिसमें उन्होंने बर्फ के पहाड़ पार किए, जंगल पार किए, जिंदा रहने के लिए कीड़े खाए और मरे हुए जानवर खाए, और यहाँ तक कि उन्होंने कुत्ते को मार कर भी खाया। अब मंगोलिया का बॉर्डर पार करने से पहले इनके साथ जो रशियन क्रिमिनल होता है वो कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा, वो यहीं पर ही रहना चाहता है। और अब इसके बाद ये सिर्फ 6 लोग बचते हैं। अब जब ये बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंचते हैं तो वो लोग उसके गेट पर देखते हैं कि स्टालिन का फोटो लगा हुआ है और वो समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट यहाँ पर भी पहुंच गए जिनसे ये भाग रहे थे। अब यहाँ पर भी इनकी हुकूमत है। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग पहले चाइना जाएंगे, चाइना से तिब्बत और उसके बाद हिंदुस्तान, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश की हुकूमत है और वहाँ ये लोग सेफ हैं। अभी तक ये कई महीनों से पैदल चल रहे हैं और ये 5,500 किलोमीटर तय कर चुके हैं और अब ये लोग इंडिया जाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया का सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया पहुंचने के लिए इन्हें हिमालयस माउंटेन्स पार करने होंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसके बाद ये लोग इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और इंडिया के सफर में इन्हें धूप, प्यास, गर्मी और बहुत ही बड़े रेगिस्तान का सामना करना पड़ेगा। अब तक सफर में चलते चलते इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी दौरान इनके साथ जो लड़की होती है वो बार बार बेहोश हो रही होती है, क्योंकि इन सबको पानी चाहिए और प्यास के मारे ये सब बेहाल हो चुके हैं और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए इन्हें किसी भी हालत में पानी ढूंढना होगा। अब चलते चलते मिस्टर स्मिथ यानुश को बोलता है, मुझे लगता है वहाँ पर पानी है क्योंकि वहाँ पर पेड़ है, लेकिन यानुश उसे मना कर देता है। वो मिस्टर स्मिथ को कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, लेकिन मिस्टर स्मिथ उसकी बात नहीं मानता और वो बाकी साथियों के साथ उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और ना चाहते हुए भी यानुश को उनके पीछे जाना पड़ता है। अब जब वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं तो सच में वहाँ पर एक कुआं होता है। ये कुआं देखते ही समझो उनको एक नई जिंदगी मिल गई। ये लोग बहुत ही सारा पानी पीते हैं और उससे अपना हाथ मुंह भी धोते हैं और उसके साथ अपने लिए पानी भी भरते हैं। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन ये लोग यहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारा पानी होता है। लेकिन यानुश कहता है कि ये ठीक नहीं होगा, हम लोग भूख से मर जाएंगे। फिलहाल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें खाना चाहिए और उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इनमें से 2 लोग कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं और इनमें आगे बढ़ने की मजीद ताकत नहीं होती। लेकिन यानुश कहता है कि हमें आगे बढ़ना ही होगा। इसके बाद अगले दिन ये बहुत सारा पानी पीते हैं और जितना पानी हो सके वो अपने साथ रख लेते हैं। अब ये लोग इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब इनके सामने बहुत ही बड़ा रेगिस्तान होता है और वहीं पर इन्हें रेगिस्तान के तूफानों का सामना करना पड़ता है। अब इनके साथ जो लड़की होती है वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है और जब ये लोग उसके पैर देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सूज चुके होते हैं और अब वो आगे ज्यादा नहीं चल सकती क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन वो ऐसा
ऐसा नहीं करती, वो डिसाइड करती है कि वो आगे चलेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसकी वजह से उनकी रफ्तार कम हो। लेकिन वो सफर और इस तकलीफ को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाती और इसी सफर में इसकी मौत हो जाती है। ये लोग उसकी वहीं पर ही कब्र बनाते हैं और उसे वहीं दफन करके आगे का सफर शुरू कर लेते हैं। और अब ये लोग 5 बचे हैं, कोई भी आगे जाने की हालत में नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी इन सबको आगे बढ़ना होता है क्योंकि अगर ये लोग रुके तो ये लोग मारे जाएंगे। इसके बाद कुछ और किलोमीटर चलने के बाद इनमें से एक और बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और अब सिर्फ ये 4 बचे हैं, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। इनके पास खाने के लिए कुछ होता है और ना ही पीने के लिए, लेकिन आगे अभी भी बहुत लंबा सफर होता है और इनको खाना और पानी चाहिए होता है क्योंकि ये लोग बहुत ही कमजोर हो चुके होते हैं। और अब इनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही। ये कुछ और किलोमीटर चलने के बाद रेगिस्तान के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ पर रेगिस्तान खत्म हो रहा होता है और आगे कुछ ही दूरी पर पहाड़ होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि रेगिस्तान अब खत्म होने वाला है। लेकिन तब तक मिस्टर स्मिथ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो भी जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। मिस्टर स्मिथ यानुश को बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ क्योंकि मैं और आगे नहीं चल सकता। लेकिन यानुश उसे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम साथ आगे चलेंगे। इसके बाद यानुश अपने 2 साथियों को बोलता है कि तुम लोग आगे चलो और पानी ढूंढो, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इसके बाद उसके 2 साथी आगे बढ़ जाते हैं और रात तक मिस्टर स्मिथ और यानुश भी पहुंच जाते हैं। अब ये चारों वहीं उस रेगिस्तान में सो जाते हैं। इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि कई दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया होता। अगले दिन जब सुबह होती है तो इनमें से एक के पैर के ऊपर से सांप निकल रहा होता है और वो उसे देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि ये एक खाना होता है और इन्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब वो सांप के पीछे आगे जाता है तो वो देखता है कि चट्टान से पानी निकल रहा होता है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा प्यासे होते हैं। इसके बाद वो सबको बुलाता है और ये सब लोग चट्टान से चाट चाट कर पानी पी रहे होते हैं और वो मिस्टर स्मिथ को भी पानी पिलाते हैं। इसके बाद वो सांप को भी पकड़ लेते हैं। पानी पीने और सांप को खाने के बाद इन लोगों में थोड़ी सी जान आती है। रात को यानुश मिस्टर स्मिथ के पास आता है। यानुश कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे बेटे को रशियंस ने मार दिया था। यानुश मिस्टर स्मिथ को बोलता है कि मैं उसका नाम जानता हूँ, क्या मैं उसका नाम बोल सकता हूँ? उसका नाम डेविड है। मिस्टर स्मिथ यानुश को कहता है कि क्या तुम उसका नाम लेकर मेरे अंदर जीने की ख्वाहिश जगाना चाहते हो? लेकिन जिंदगी एक सजा है और मौत एक आजादी। यानुश कहता है कि फिर तूने खुद को मार क्यों नहीं दिया? तब मिस्टर स्मिथ कहता है कि मैं जिंदा रहकर अपने आप को सजा दे रहा था। अपने बेटे को रशिया में ही लेकर आया था। रशियंस ने हमें पकड़ लिया और मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जब उसने मजबूरी में मेरे खिलाफ गवाही दी तो उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, जिस तरह तुम्हारी बीवी को तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया था। यानुश कहता है कि मेरी बीवी जिंदा है और मुझे पता है वो मरी नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी तरह पछतावा करे, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ जो उसने मेरे खिलाफ गवाही दी है, इसलिए वो खुद को गिल्टी समझ रही होगी जिस तरह तुम समझते हो, इसीलिए मैं किसी भी हालत में उससे मिलना चाहता हूँ। अगली सुबह ये चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं और कई 100 किलोमीटर चलने के बाद वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वो लोग चाइना नहीं रुक सकते क्योंकि चाइना और जापान के बीच में जंग चल रही होती है और इसीलिए वो लोग तिब्बत की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अब एक बार फिर से उनके सामने बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके तिब्बत तक पहुँच जाते हैं। तिब्बत पहुँचने पर तिब्बती लोग इनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और इनको खाना भी खिलाते हैं। उनमें से एक बोलता है कि यहाँ से इंडिया जाने के लिए सिक्किम का एक रास्ता है, लेकिन फिलहाल सर्दियाँ बहुत हैं, अगर तुम अभी गए तो तूफान की वजह से मारे जाओगे। फिलहाल तुम लोग यहीं रुको, जब मौसम बदल जाए फिर चले जाना, तब तक मेरे आदमी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अब ये कहने के बाद वो सब यहाँ से चले जाते हैं। यानुश कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, अगर हम यहाँ पर एक बार रुक गए तो हम थक जाएंगे और आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमें अभी आगे बढ़ना होगा। मिस्टर स्मिथ कहता है कि मैं चाइना जाऊंगा, मुझे पता चला है कि वहाँ यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चालू है और ये लोग मुझे चाइना भेज सकते हैं और वहाँ से मैं सीधा अमेरिका चला जाऊंगा। मिस्टर स्मिथ एक अमेरिकन होता है, इसलिए वो अमेरिका जाना चाहता है। इसके बाद वो रात को वहीं सो जाते हैं और अगली सुबह यानुश और उसके 2 साथी वहाँ से निकल जाते हैं और मिस्टर स्मिथ वहीं रुक जाते हैं। अब कहीं पहाड़ पार करने के बाद फाइनली ये लोग इंडिया पहुँच जाते हैं और इंडिया में इनका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है। इंडिया पहुँचने के लिए इन्हें 6400 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा और इंडिया आकर इनका सफर खत्म हो जाता है। लेकिन यानुश का नहीं, क्योंकि पोलैंड अभी भी आजाद नहीं हुआ होता, वो अभी भी कम्युनिस्ट के अंदर होता है। अगले 50 साल तक यानुश अपनी कंट्री में वापस नहीं गया और जब 1989 में पोलैंड आजाद हुआ उसके बाद यानुश अपने घर जाता है। कहानी की एंडिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था, जब एक पत्थर होता है और पत्थर के नीचे चाबी होती है और यानुश उस चाबी से उस गेट को खोलता है। इस वक्त तक यानुश बूढ़ा हो चुका होता है। यानुश अंदर जाता है और अंदर उसकी बीवी होती है। इसके बाद
बाद ये गले लगकर बहुत ज्यादा रोते हैं और इसी सीन के साथ इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट मूवी आप कौन सी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा।